इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। जब केटाइन बनेगा हमारे पास उसके आउटर मोस्ट शेल का भी लॉस हो सकता है और इम्बैलेंस होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के रेशो से। तो इसकी वजह से हमारे पास, और ये किस वजह से होता है हमारे पास, जाहिर सी बात, जब इम्बैलेंसमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। और जब हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, पुल होंगे नियर टू ईच अदर। ठीक है, जब नियरर आएंगे तो इसका मतलब उनका साइज क्या हो जाएगा हमारे पास, डिक्रीज होगा। यही वजह कि हमारा जो पॉजिटिव आयन जो होता है ना केटाइन, वो ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम होता है, स्मॉलर देन पेरेंट एटम। क्वेश्चन भी बनता है सेकंड ईयर के अंदर, व्हाई द साइज ऑफ केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। उसकी वजह क्या है हमारे पास, तो दो रीज़न है। एक तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास आउटरमोस्ट शेल भी लॉस्ट हो सकता है, या सेकंड आउटरमोस्ट लॉस भी हमारे, या फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की रेशियो के अंदर इम्बैलेंसमेंट आती है। जब हमारा सोडियम होता है ना, ठीक है, उसका हमारे पास साइज होता है 175 पिकोमीटर। लेकिन जब हमारा आयन बनता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है, तो वो हमारे पास बन जाता है 95 पिकोमीटर। यही हमारे पास क्या है, यही वजह, यही हमने एग्जांपल से देखा, इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से हमारे पास उसका साइज 175 से क्या हो गया, 95 पिकोमीटर हो गया। जबकि हमारे पास अगर हम बात करेंगे, वो केटाइन की बात कर रहे थे, अगर हम बात करेंगे एनाइन की, जो हमारे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज जो हमारे पास एनाइन होगा उसका साइज हमेशा क्या होगा, ग्रेटर, ऑलवेज बिगर होगा देन पेरेंट एटम। अभी भी क्वेश्चन बनता है कि व्हाई द साइज ऑफ एनाइन इज ऑलवेज बिगर देन पेरेंट एटम, यानी कि क्या वजह है, कौन सी वजह जिसकी वजह से उसका साइज छोटा था इसका बड़ा था, हालांकि है दोनों आयन से। तो रीज़न हमारे पास यही है कि जो हमारे पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ना, ठीक है, अब एक एनाइन के अंदर जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, तो पहले से ही उसके ऊपर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। जब उसके अंदर मज़ीद इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि रिपल्शन होगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन के दरमियान आ गई रिपल्शन, यानी कि नेगेटिवली चार्ज है, नाइन पहले से ही है, तो यानी कि हमारे पास न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेल के अंदर, इस तरह आखिरी शेल के अंदर पहले ही है। तो जब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का ये वाला चार्ज, एक ये दोनों के दरमियान क्या होगी हमारे पास, रिपल्शन होगी। और रिपल्शन की वजह से हमारे पास क्या होगी, एक्सपेंशन ऑफ शेल हमारा जो है वो, जो इलेक्ट्रॉन का घर है वो फैलेगा। जब ज़ाहिर सी बात है वो फैलेगा तो उसका साइज़ बढ़ेगा, जब साइज़ बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है पहले से फ़र्क बनेगा। यही वजह कि हम कह रहे हैं कि हमारा वो पेरेंट एटम से ज़्यादा होगा। जिस तरह जी लेट्स सपोज ये हमारे पास है फ्लोरीन और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, जब ऐड किया तो फ्लोराइड आयन बन गया। पहले फ्लोरीन का साइज 72 पिकोमीटर था और फ्लोराइड का 136 पिकोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइज़ हमारे पास क्या हुआ, जब हम ऐड करेंगे तो साइज़ ग्रेटर आएगा हमारा। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, ये तो था हमारा सिंपल। अगर हम अक्रॉस था यानी कि ट्रेंड की बात करेंगे, पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड हमारा क्या होता है, तो ज़ाहिर सी बात है दो तरह की टाइप होंगी, एक लेफ़्ट टू राइट होगा और एक टॉप टू बॉटम होगा। तो जो हमारे पास अगर ग्रुप की बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की, तो सिमिलर चार्ज आयन जो हमारे पास होते हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ करता है टॉप टू बॉटम से। यही वजह कि जबकि पीरियड के अंदर हमारे पास जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयन्स हैं उनके आयनिक साइज़ के अंदर डिक्रीज़ आता है लेफ़्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए यही फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो टॉप टू बॉटम जो हमारे पास आयनिक रेडियस होगा या आयनिक साइज़ होगा वो इंक्रीज़ करेगा, जबकि लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करेगा न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। और फिर ये उसके अंदर टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या होगा, सिमिलर चार्ज आयन इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारे पास साइज़ इंक्रीज़ करता है। ये था हमारा जी आयनिक रेडियस, जिसको हमने डिस्कस किया। केटायन का देखा हमने, एनायन का देखा, फिर उनका छोटा सा एक ट्रेंड देख लिया कि क्या। एटॉमिक साइज़ के बाद हमारे पास आ जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, अब आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, ठीक है।
लेट्स सपोज जी ये हमारे पास कोई भी एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे शेल बने हुए हैं, ठीक है। ये गैशियस उसके अंदर है, ठीक है, गैशियस ग्राउंड स्टेट के अंदर, ना ही एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, ना ही किसी और फॉर्म के अंदर है। तो ये हमारे पास समझ लीजिए इसका आउटर मोस्ट शेल है। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें रिक्वायर होगी किसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आउटर मोस्ट शेल से, उसकी आइसोलेटेड गैशियस एटम से नीड्स ग्राउंड स्टेट। तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको निकालने के लिए जो एनर्जी होगी उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो वो क्या होगी हमारे पास है जी। तो ये हमारी उसकी डेफिनेशन आयनाइजेशन एनर्जी की, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स आइसोलेटेड गैशियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। तो ये एग्जांपल है सोडियम के, अगर हम उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो 496 एनर्जी में देनी पड़ेगी। बाज़ का तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स मौजूद है जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो जाहिर सी बात है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी मोर देन 1 होगी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो होगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, दूसरा निकालने के लिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी हमारी। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की हम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, वो आएगी 14451। और जो फर्स्ट से हमेशा सेकंड ज़्यादा होगी, इसकी वजह क्या है कि इलेक्ट्रॉन दूसरा निकालने के अंदर दुश्वारी पेश आएगी हमें। अब हम देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के हमारे ट्रेंड टॉप टू बॉटम, यानी कि क्या होगा, लेफ़्ट राइट क्या होगा, यानी कि जब हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो जो फैक्टर जिनके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी हमारी डिपेंड करती है वो हमारी 2 से 3 है। पहला हमारे पास आता है जी न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड, यानी कि वो कितना होगा, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। और सेकंड हमारे पास है साइज ऑफ एटम, एंड थर्ड हमारा है शील्डिंग इफेक्ट। ये तीन आपस में इंटर रिलेट भी करती चीज़ और इनकी चेंज होगा हमारा जो है वो ट्रेंड चेंज होगा। तो जो शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, ये बेसिकली रिपल्शन होती है इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के अंदर। यानी कि जब हमारे पास ये सेंटर में शेल आ गया, सेंटर में न्यूक्लियस आ गया, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन, तो ज़ाहिर सी बात है ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्जन करेंगे और इसकी पुलर फोर्स को आखिर वाले इलेक्ट्रॉन तक सही तरीके से नहीं पहुंचने देंगे। तो इसी को हम क्या कहेंगे, शील्डिंग इफेक्ट। ये क्या होगी, रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका बहुत ज़्यादा रोल होगा हमारे पास। तो ये इफेक्ट जो है ना हमारा इंक्रीज़ करता है जो ही हमारे पास साइज ऑफ एटम इंक्रीज़ करता है ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल। हम देखते हैं ना टॉप टू बॉटम, हमने पीछे डिस्कस किया एटॉमिक साइज के अंदर, क्या जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा शेल ऐड होता जाता है। इसका मतलब क्या, जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होगा, इंक्रीज़। टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज़। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो जबकि जो हमारे पास ये इफेक्ट इंक्रीज़ करता है जो ही साइज ऑफ एटम इंक्रीज़ करता है हमारा एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल के अंदर, जबकि इन ईच पीरियड जो हमारे पास मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शील्ड द न्यूक्लियस करते हैं। तो डाउन द ग्रुप जब हम मूव करेंगे हमारे पास क्या होगा ये, तो डाउन द ग्रुप जब हम मूव करेंगे तो हमारा रूल क्या होगा कि बेसिकली जब यानी कि हमारे पास डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। लेकिन चूँकि हमारे पास जो साइज़ ऑफ एटम और जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे होंगे वो भी क्या करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट वो इंक्रीज़ करेंगे। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जो टॉप टू बॉटम होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करेगी। उसकी वजह क्या है, हमारे पास जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ना तो साइज़ हमारा एटम का इंक्रीज़ होता जाता है, यानी कि ऊपर वाले का साइज़ छोटा और नीचे वाले का बड़ा। तो छोटे साइज़ वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, जबकि बड़े